Hello dear students, welcome on my channel हर घर इंग्लिश। टुडे वी विल डिस्कस द इक्विटी। इक्विटी जो कि एक टर्म्स है पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ में, मैं आपको ये भी समझा देती हूँ यहाँ पर BA-LLB सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो और ये सेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपके साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ और ये मोस्टली पूछे भी जाते हैं एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पर जो है मेरे साथ लगातार जुड़े रहना है और पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको इक्विटी टर्म समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिफाइन द इक्विटी पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ। इक्विटी को डिफाइन करिए लॉ के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, इक्विटी टर्म्स तो वैसे आप जानते ही हैं, साम्यता समानता के लिए इक्विटी वर्ड यूज़ होता है, लेकिन अगर हम पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ की बात करें तो उसमें इसके टर्म्स के जो मीनिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके अंदर लॉ के पर्सपेक्टिव में ही हमें पढ़ना है, क्योंकि आप BA-LLB सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो जाहिर सी बात है आपको जो भी टर्म्स यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी वो पर्सपेक्टिव ऑफ लॉस के से रिलेटेड ही पढ़ाई जाएंगी। आंसर है डेफिनेशन ऑफ इक्विटी। इक्विटी की परिभाषा क्या है, अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। In legal terms, equity refers to a branch of law that developed alongside common law to address cases where strict application of legal rules would result in injustice or unfairness. लीगल टर्म्स में अगर हम इक्विटी को देखें तो ये लॉ की ही एक ब्रांच को रेफ़र करती है और साथ ही इसकी एक तरीके से इसका लॉ के साथ साथ ही डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये ऐसे केसेस को एड्रेस करते हुए दिखाई जाती है जिसमें कि हमारी जो लीगल रूल्स हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो जाते हैं या स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जहाँ पर उनके जो रिज़ल्ट हैं वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस मतलब अन्याय हमें करते हुए दिखाई देते हैं, या वो कहीं से भी सही नहीं होते, न्यायोचित नहीं होते, अनफेयरनेस उनके अंदर दिखाई देती है। तो वहाँ पर हम इक्विटी टर्म्स का यूज़ करते हुए इसको रेफ़र करते हैं और उन केसेस में हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद बन जाती है। इक्विटी फोकसेस ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड कंशाइंस रेदर देन रिजिड अदरनेस टू टेक्निकल रूल्स। इक्विटी पूरी तरीके से केंद्रित होती है स्वच्छता के, फेयरनेस का मतलब होता है मतलब साफ़ सुथरा, या जिसमें कहीं से भी किसी तरह का कोई बायसनेस ना हो, तो उसको फेयरनेस यहाँ पर हम देखेंगे। तो इस तरह की फेयरनेस के प्रिंसिपल्स ऐसे सिद्धांतों पर फोकस करते हुए दिखाई देती है, प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर मतलब हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद हो तो ऐसे प्रिंसिपल्स पर फोकस करती हैं। एंड कंशाइंस और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये हमारे विवेक पर, यानी हमारी बुद्धि जो है वो क्या कहती है, हमारा दिमाग हमसे क्या कहता है। तो जितने भी जो एडवोकेट हैं या जजेस हैं वो सब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, जिसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस है, जस्टिस एंड कंसेंस है, तो कंसाइंस को ध्यान देते हुए वो सब इक्विटी को फोकस करते हैं। रेदर देन रिजिड अदरनेस टू टेक्निकल रूल्स। एक ऐसा टेक्निकल रूल्स है जो कहीं ना कहीं हमें सख्ती से, यानी कहीं पे अगर कानून रिजिड हो रहा है, सख्त हो रहा है, तो उससे हमें बचाता है और एक आम जनता को न्याय मिलने की उम्मीद और भी ज़्यादा जो है वो एक बन जाती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा न्याय को गेन कर पाता है, यानी जस्टिस उसको मिल पाता है, जस्टिस फाइंड आउट कर पाता है वो। नेक्स्ट है की प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इंक्लूड। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है की प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इंक्लूड मीन्स वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो इक्विटी के अंदर इंक्लूड हैं। तो उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इक्विटी फॉलोज द लॉ। इक्विटी कहीं से भी कोई अलग से कोई टर्म्स या अलग से कोई अलग चीज़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एक लॉ की ही टर्म है और लॉ को ही फॉलो करती है। तो जहाँ पर लॉ होगा वहाँ पर इक्विटी ज़रूर होगी। जाहिर सी बात है, जैसे कि लॉ जो है वो अपने सामने सभी को इक्वल मानता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ को वो अपने किसको फॉलो करती है, इक्विटी लॉ को फॉलो करती है। इक्विटी रेस्पेक्ट लीगल रूल्स बट इंटरवेंस व्हेन दोज रूल्स क्रिएट अनफेयर आउटकम्स। इक्विटी पूरी तरीके से लीगल रूल्स को ही रेस्पेक्ट करते हुए चलती है, उसको फॉलो करती है, बस वो वहाँ पर काम आती है जहाँ पर कुछ परिणाम हमें लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, या जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा है लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं अनफेयर है, तब वहाँ पर इक्विटी का सपोर्ट लिया जाता है। नंबर 2 हेडिंग, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। मतलब इक्विटी की बात वही इंसान कर सकता है जिसके खुद के हाथ भी साफ होने चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति भी इक्विटी की बात नहीं करेगा जो खुद तो अनफेयर हो या उसके हाथ कहीं से भी क्लीन ना हो, वो अनक्लीन हो, और फिर उसके बाद वो आकर के इक्विटी की बात करे, तो ऐसा नहीं हो सकता।
तो एक पार्टी को कहीं ना कहीं, जैसे अगर वो इक्विटी की बात करती है तो उसके हैंड्स कैसे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, तभी वो इक्विटी की डिमांड कर सकता है। ए पार्टी सीकिंग इक्विटेबल रिलीफ मस्ट एक्ट फेयरली एंड ऑनेस्टली। मतलब एक पक्ष को पूरी तरीके से तभी मांग कर सकता है इक्विटी की, उसे होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, और उसका जो एक्ट है वो एकदम फेयर हो, तब वो इक्विटी की बात कर सकता है। यानी उसका अपना पक्ष बहुत मजबूत, बहुत सही और बहुत ईमानदारी के साथ हो। थर्ड हम देखेंगे, थर्ड की पॉइंट है इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम। इक्विटी पूरी तरीके से इंडिविजुअल एक्ट करती है, यानी इक्विटी अपने आप में क्या है, एक व्यक्तित्व है, संपूर्ण रूप से व्यक्तिगत रूप से भी उसका अपना एक व्यक्तित्व है। इक्विटी ऑफन इन्फोर्सेस इट रेमेडीज डायरेक्टली अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। इक्विटी पूरी तरीके से उपचार प्रदान करती है, रेमेडी प्रदान कर सकती है और दबाव भी दे सकती है उपचार के लिए, और कभी कभी वो व्यक्तिगत रूप से भी इसके खिलाफ खड़ी होती है। अगर उसके साथ कुछ अफेयर हो रहा है तो वो इंडिविजुअली भी उसके अगेंस्ट जा कर के रेमेडीज मांग सकती है। तो इक्विटी क्या है अपने आप में, एक्ट्स इन पर्सोना में, यानी इक्विटी अपने आप में इंडिविजुअली एक व्यक्तित्व है और वो एक व्यक्तित्व के रूप में अपना न्याय मांग सकती है। नंबर 4 हेडिंग, इक्विटी विल नॉट सफ़र ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। इक्विटी कभी नहीं करेगी, इक्विटी गलत का जो भार है उसको कभी नहीं ढोएगी, टू बी विदाउट ए रेमेडी, बिना किसी उपचार के इक्विटी को कभी भी कोई भी गलत या कष्ट नहीं सहना होगा। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि उसको जो है उपचार देना ही पड़ेगा, यानी उसकी रेमेडी का जो है आपको अरेंजमेंट करना ही होगा। तो इक्विटी विल नॉट सफ़र ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। अगर बिना रेमेडी के इक्विटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, ये तो उसके साथ गलत हो जाएगा ना, वो सफ़र करेगी। तो इक्विटी अकेले सफ़र नहीं करेगी बिना रेमेडी के, ये बात आपसे कही गई। इक्विटी सीक्स टू प्रोवाइड जस्टिस वेयर लीगल रेमेडीज फेल। इक्विटी को अगर आप जो है जस्टिस कर रहे हैं या कहीं से भी उसको जो है न्याय प्रदान कर रहे हैं तो वहाँ पर लीगल रेमेडी असफल हो जाएगी। अगर आप इक्विटी को न्याय के रूप में क्या कर रहे हैं, इक्विटी सिक्स टू प्रोवाइड जस्टिस वेयर लीगल रेमेडीज फेल, तो फिर लॉ के द्वारा दी गई जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो सब असफल हो जाएंगी जहाँ पर इक्विटी जस्टिस प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, इक्विटी विल नॉट सफ़र ए रॉन्ग टू बी विदाउट ए रेमेडी। अंडरस्टूड। तो ये था आपका, ये 4 पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, की प्रिंसिपल्स और इक्विटी इंक्लूड। कंक्लूजन, इन मॉडर्न लीगल सिस्टम इक्विटी एंड कॉमन लॉ हैव ऑफन मर्ज्ड। मॉडर्न लीगल सिस्टम में इक्विटी और कॉमन लॉ को प्राय हम देखते हैं कि एक जगह मिला दिया गया है, बट इक्विटेबल प्रिंसिपल्स एंड रेमेडीज रिमेन इंटीग्रल टू अचीविंग फेयरनेस इन वेरियस लीगल कॉन्टेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडर्न लीगल सिस्टम में इक्विटी और कॉमन लॉ को एक जगह जैसा मिला दिया गया, लेकिन इक्वाइटेबल प्रिंसिपल्स एंड रेमेडीज रिमेन इंटीग्रल टू अचीविंग फेयरनेस इन वेरियस लीगल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अलग अलग लीगल कॉन्टेक्स्ट में इक्वाइटेबल प्रिंसिपल्स और उसके द्वारा दिए गए उपचार की अगर हम बात करें तो वो सब एकाग्रता के साथ इंटीग्रल तो हैं, लेकिन उसमें फेयरनेस को अचीव करना भी हमारा अलग अलग लीगल कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। मतलब इक्विटी का रूल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे एक कॉमन लॉ की तरह देखा जा रहा है, लेकिन इक्विटेबल प्रिंसिपल्स और रेमेडीज़ अगर एक जगह पर आपको मिल रही है तो दूसरी जगह लीगल कॉन्टेक्स्ट में इसे अलग अलग तरीके से देखा जाएगा और इसे समझा जाएगा। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। या मैं बहुत मतलब मुझे ऐसी आशा है कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और दूसरे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, बस इतना ही। और इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके, मैं जहाँ तक समझती हूँ, आपको एक तो देखिए मैंने बहुत ही कम कंटेंट इस पर जो है यहाँ पर मेंशन किया है, इसीलिए ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आप बहुत अच्छे से इसके हर चीज़ को, मतलब हर पहलू को समझे कि क्वेश्चंस क्या है, टर्म्स क्या हैं, उसके मीनिंग क्या हैं। हिंदी में समझाने का मतलब मेरा यही है ताकि आप इसमें लिखी हुई इंग्लिश को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकें। ओके बच्चों, आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए और बिना कोई भी मतलब किसी भी तरह का कोई भी, मैं यहाँ पर आपसे जो है ये नहीं कहती हूँ कि आप इसको जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और किसी तरह कोई चार्ज आपको यहाँ पर नहीं देना है, सिर्फ आपको अपनी स्टडी को जारी रखना है, वो भी एकदम फ्री में। ओके, चलिए
इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, और इसी तरह आप लगातार जुड़े रहिए इस चैनल हर घर इंग्लिश से। ओके, बाय बाय, बाय बाय। ऑल द बेस्ट।